प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रॉप बोर्ड में। बच्चों, हम लोग अभी वास्तविक संख्या की पढ़ाई कर रहे हैं 10th क्लास की, और ये हम लोग का चौथा वीडियो है। और हम लोग पिछले 3 वीडियोज में वास्तविक संख्या के पूरे परिचयों को हम लोगों ने समझा है। आज हम लोग उसके आगे की बात करने वाले हैं और हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि यह हम लोग के थ्योरी का अंतिम क्लास होगा, और उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या के NCERT किताब के चैप्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, आज के क्लास में मैं आपको वास्तविक संख्या के बाकी जो शेष बचे हुए बातें हैं उनके बारे में चर्चा करता हूं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई कर चुका है। क्या पढ़ लिया हम लोग? तो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक का नाम हम लोगों ने रखा था परिमेय संख्या और एक का नाम हम लोगों ने रखा था अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के हम लोगों ने बहुत सारे प्रकार देखा था। परिमेय संख्या के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या। इसी तरह हम लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या। और इस तरीके से हम लोगों ने इसमें देखा था भाज्य संख्या। फिर हम लोग इसमें देखे थे अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या का एक और नाम क्या होता है? यौगिक संख्या, है ना। और उसके बाद इसका एक और नाम क्या होता है? रूढ़ संख्या। तो इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग पिछले 3 वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है, और फिर हम लोग इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। और परिमेय संख्या तथा इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग संबंध भी स्थापित करने वाले हैं। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आपको जो है 1 नंबर के सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे इस पर बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आज की क्लास से 1 नंबर यहाँ से इसके संबंध से पूछ लिया जाएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या की हम लोग परिभाषा देते हैं कि वैसे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे P और Q जो है यह एक पूर्णांक संख्या हो। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आज सीखेंगे सबसे पहले क्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या की परिभाषा देंगे कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब ध्यान देना यह है कि परिमेय संख्या के लिए यहाँ पे P/Q जो होता है, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। जहाँ P तथा Q जो होता है वह एक पूर्णांक संख्या होता है। और हम लोगों ने तीसरे वीडियो में पूर्णांक संख्या के बारे में बहुत विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा है कि पूर्णांक संख्या जो है वो एक धनात्मक प्राकृत संख्या और एक ऋणात्मक प्राकृत संख्या और एक शून्य, यानी इन तीनों के समूह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 होता है ना, 1 2 3 होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह होता है। और इस तरह ऋणात्मक कर देंगे तो यही माइनस हो जाएगा, और शून्य शामिल कर देंगे इस प्रकार प्लस में ऋणात्मक संख्या, माइनस में ऋणात्मक संख्या और शून्य, इन सबको मिला के हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या में ये P/Q के रूप में जो है, यहाँ पे P और Q जो है यह हमेशा क्या होता है कि कोई पूर्णांक संख्या रहता है। यहाँ पे पूर्णांक संख्या का मतलब है कि यह पूरा कोई अंक होना चाहिए। और यहाँ पे एक और बात कहेंगे कि Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है, यानी यहाँ Q जो होता है वह एक अशून्य संख्या होता है। अशून्य कहने का मतलब है कि यह शून्य नहीं हो सकता है, शून्य को छोड़कर कोई अन्य संख्या हो सकती है। इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि P/Q में बटा के रूप में अगर है तो हम इस P को अंश कहेंगे और इस Q को हम लोग हर कहेंगे।
यानी हमेशा हम इसे बटा के रूप में इस प्रकार अंश और हर के रूप में सजा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, जहाँ पे P और Q जो है यह एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक माने एक पूरे संख्या को दर्शाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके उदाहरण को कैसे लें। तो देखेंगे परिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है। तो परिमेय संख्या हम लोग का यहाँ पे हो सकता है जैसे कि कोई भी संख्या हम ले लें 2, 3, है ना, या कोई भी संख्या इस तरह बटा में रखते, पहले से माइनस में रखते या प्लस में रख दे। इस प्रकार जो संख्याएं होंगी वह एक परिमेय संख्या होगा। तो चलिए इसको विस्तार से हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या में क्या क्या होता है और इसके संबंध क्या क्या होगा, फिर हम लोग परिमेय संख्या को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि परिमेय संख्या के प्रकार होते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या, उसके बाद सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या, उसके बाद अभाज्य संख्या, उसके बाद हम लोगों ने देखा था इसमें पूर्ण संख्या, और उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा था पूर्णांक संख्या। अब इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। सम संख्या मतलब इन्हीं प्राकृत संख्याओं में 2 से विभाजित होने वाली संख्या 2, 4, 6, 8 को कहते हैं। और विषम संख्या इन्हीं प्राकृत संख्याओं में 2 से नहीं विभाजित होने वाली संख्याओं को कहते हैं, यानी 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से अनंत तक होता है। और फिर हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या कौन सा होता है। तो भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 सीखे हुए हम लोग, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, है ना, 10 हो गया। इस प्रकार से भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या कहते हैं कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाग न लगे, मतलब केवल 2 गुणनखंड हो। यानी हम लोग इसमें जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 2, 3, 5, 7 इस प्रकार के हम लोगों को क्या होता है कि अभाज्य संख्या आता है। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या ही होता है जो 0 से शुरू होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 दिखा दें तो यह क्या हो गया, यह हम लोग का पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्णांक संख्या मतलब इसी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, और या बोले तो ये प्राकृत संख्या में हम क्या करते हैं कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या, यानी ऋणात्मक प्राकृत संख्या, और फिर शून्य, और फिर धनात्मक प्राकृत संख्या को हम लोग रख लेते हैं। और इस प्रकार की जो संख्याएं होगी इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब ये सभी के सभी जो है ये सब परिमेय संख्या के प्रकार है या परिमेय संख्या के हिस्सा है। इसका मतलब ये है ये जितने भी संख्याएं हैं ये सभी के सभी परिमेय संख्या भी कहलाएंगे। अर्थात मेरे कहने का मतलब है यहाँ जितने भी ये प्राकृत संख्याएं हैं ये सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या भी होगी, क्योंकि हम इसे आसानी से बटा 1 मान सकते हैं। और इसका मतलब यह है कि हमने P बटा Q के रूप में दर्शा दिया, व्यक्त कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि ये सभी संख्याएं जो है इसी प्रकार हम यहाँ पे सबके लिए बटा 1 दे सकते हैं, सबके लिए बटा 1 दे सकते हैं, तो सबके लिए बटा 1 दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सभी के सभी संख्याएं जो है P बटा Q के रूप में दिखाया जा सकता है। इसका मतलब है कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं सभी सम संख्या परिमेय संख्या होती है, सभी विषम संख्या परिमेय संख्या होती है, सभी भाज्य संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है, सभी अभाज्य संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है, और इसी प्रकार सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। मतलब परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये सभी संख्या प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी के सभी जो है ये परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं ये सब नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या में कुछ और भी बातें ये होती है कि हम P बटा Q के रूप की जहां बात कर रहे हैं तो ऐसी भी संख्याएं हो सकती है जहां Q अशून्य हो और 1 के छोड़कर भी हो। यानी जहां हम यहाँ पे इन सभी संख्याओं में प्राकृत, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य में यहाँ पे देखिए Q का रूप 1 सिर्फ हो पाएगा, केवल 1 हो पाएगा। लेकिन परिमेय संख्या में ये भी होता है कि Q के जगह पर 0 और 1 के अलावा, 0 और 1 के अलावा कोई अन्य संख्या भी हो सकती है। और कोई अन्य संख्या यदि मान लीजिए 5 बटा मैंने 6 कह दिया, तो कोई अगर मैंने Q के जगह पर 0 और 1 को छोड़कर कोई अन्य संख्या ले लिया तो यह 5 बटा 6 जो एक संख्या बन गया वह जो है समझिए कि
इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ना ही वो प्राकृत का होगा, ना ही सम होगा, ना विषम होगा, ना भाज्य होगा, ना भाज्य होगा, ना पूर्ण होगा, ना पूर्णांक। अगर इनमें से कोई संख्या नहीं है तो यह सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि परिमेय संख्या में जो चीज शामिल है वह इनमें शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि सभी परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या ये भी हो सकता है और इसके अलावा कुछ और भी इस प्रकार की संख्याएं हो सकती है, इस प्रकार की कोई और भी संख्याएं हो सकती है। तो यह क्या है, तो यह केवल और केवल परिमेय संख्याएं कहलाएगी, लेकिन यह जो है प्राकृत सम विषम नहीं कहलाएगी। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं जो है ये ना ही प्राकृत होता है, सभी परिमेय संख्या सम भी नहीं हो सकता है, सभी परिमेय संख्या विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण, पूर्णांक भी नहीं हो सकता है, लेकिन सभी प्राकृत परिमेय होगा। सभी जितने भी सम संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं भी है। और इसी तरह मतलब सभी विषम संख्याएं भी परिमेय संख्या है, सभी भाज्य संख्या भी परिमेय संख्या है। और यहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए एक सवाल जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग सीखते हैं परिमेय संख्या का, बस इतना ही बातें हम लोग के लिए। परिमेय संख्या की याद रखिएगा, परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पे P और Q दोनों के दोनों जो है ये पूर्णांक संख्याएं होंगे, पूर्णांक संख्या होंगी, पूर्णांक संख्या होंगी। ठीक है, मतलब प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन Q जो होगा यहाँ पे अशून्य होगा, यानी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इसे बस याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या के बारे में इतना ही है। इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या अपरिमेय संख्या के बारे में, कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या जो है ये परिमेय संख्या के जैसा ही बोलेंगे, लेकिन इसमें कुछ बातें क्या है, कहेंगे कि अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बातें ये है कि अगर हम P/Q यानी बाटा के रूप में लिखे भी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये कि Q का मान यहाँ पर भी 0 के बराबर नहीं होगा, और P तथा Q जो है, P तथा Q में से दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक या दोनों, ठीक है, दोनों में से कोई एक या दोनों जो है वो क्या होगा, तो याद रखेंगे पूर्णांक नहीं हो सकता है, पूर्णांक नहीं होगा। अगर या तो दोनों पूर्णांक नहीं हो, या तो दोनों पूर्णांक नहीं हो, या दोनों में से कोई एक पूर्णांक नहीं हो, तो यहाँ पे कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का सबसे बेस्ट पहचान क्या है, यह हुआ रूट में लगा रहता है, ये रूट में रहता है। एक संख्या जो है यानी P या Q में से कोई एक जो है रूट में रहेगा, और रूट में रहेगा तो इसके अंदर जो भी संख्या होगा ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, हम इसे अगले वीडियो में बता देंगे आपको कि पूर्ण वर्ग संख्याएं और पूर्ण वर्ग संख्या कौन नहीं होता है, कौन होता है ना, कौन अपूर्ण वर्ग संख्या, कौन पूर्ण वर्ग संख्या होता है। इसे भी हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत सीखेंगे, क्योंकि हम लोग को आगे के और भी चैप्टर्स में इसका जरूरत पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सिखाया कि यहाँ पे P और Q में से कोई एक जो है वह क्या होगा कि पूर्णांक संख्या नहीं होगा। यदि पूर्णांक नहीं होगा तो इसका मतलब है कि जो रूट में होंगे उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, यानी बोले तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे कहने का मतलब है कि कैसी संख्याएं होगी, जैसे मान लीजिए कि √3 मैंने बोल दिया, जैसे कि मैंने √3 कह दिया, √3 का बटा 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ एक पूर्णांक है लेकिन √3 पूर्णांक नहीं है। या ऐसे कह सकते हैं कि √2/3 कह दिया, यहाँ पे 3 पूर्णांक है लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है ना, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता है। इसी तरीके से हम कोई और संख्या ले सकते हैं, जैसे √2 और बटा √3 ले लिया, यहाँ पे दोनों ही पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी यह क्या होगा, तो यह इस प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी ये सभी के सभी जो है अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई ऐसे दे देगा कि रूट अंदर ऐसे 12 दे दिया और बटा में मान लीजिए 3 दे दिया, आपसे पूछेगा कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि 12 का जो है
ये वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात ये अपूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगर रूट के अंदर ऐसे दे दिया जाए कि मान लीजिए कि दिया है यहाँ पे 20 और बटा मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया है आपको 5, तो यहाँ पे दोनों ही दिख रहा है कि नहीं है, लेकिन इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 4 और 4 का हम आसानी से वर्गमूल 2 बोल सकते हैं। और इस प्रकार रूट अंदर 20 बटा ये रूट अंदर 5 जो है, या बोले तो इस प्रकार की जो संख्या है वह क्या होगा, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल जो है पूछ लिया जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक अपरिमेय संख्या में सबसे ज्यादा पॉपुलर है पाई। हम लोग जानते हैं कि पाई जो होता है यह एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई जो होता है यह एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई के मान के विषय में जो है हम लोग आगे चलकर छात्रवृत्ति में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि पाई भी क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और इस प्रकार अपरिमेय संख्या से संबंधित जो है हम लोग को कैलकुलेटिव सवाल पूछा जाता है। और यहाँ पे वैसी संख्याएं जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में विस्तार से सीखा। उसके बाद अगले वीडियो में जो है वो हम लोग सह अभाज्य संख्या के बारे में सीखेंगे और उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग को सीखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।